स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लासेस। मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। आज की इस वीडियो को हम लोग आगे बढ़ाते हुए यहाँ पे हम देखते हैं फूड पॉइजनिंग यानी खाद्य विषाद। Bujo was invited by his friends to a party and he ate a varieties of food stuff. On reaching home, he started vomiting. यहाँ पे बोल रहा है कि बुजो के एक मित्र ने उसे एक पार्टी में आमंत्रित किया। वहां उसने अनेक प्रकार के जो भोजन है वह खाए। बुजो ने घर आने के बाद वह देख क्या हुआ कि वह उल्टी करने लगा एंड हैड टू बी टेकन टू हॉस्पिटल, और उस बुजो को जो है वह हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। द डॉक्टर सेड दैट दिस कंडीशन कुड बी ड्यू टू फूड पॉइजनिंग, और डॉक्टर ने कहा कि ये जो कंडीशन है वह विषाक्त भोजन के कारण हुआ है। पहली वंडर हाउ फूड कैन बिकम ए पॉइजन। पहली को ये आश्चर्य हो रहा है कि भोजन विष कैसे बन जाता है। फूड पॉइजनिंग could be due to consumption of food spoiled by some microorganism। तो यहाँ पे कह रहा है कि सूक्ष्मजीव द्वारा संदूषित भोजन करने से खाद्य विषाक्त हो सकता है। यानी अगर किसी भोजन में सूक्ष्मजीवी अगर हमारा आ गया है या सूक्ष्मजीवी का अटैक हुआ है, तो वैसे भोजन को अगर हम खाते हैं तो उससे जो है वह हम बीमार पड़ सकते हैं या वह भोजन जो है वह विषाक्त हो जाता है। मतलब सूक्ष्मजीवी अगर भोजन में आ गया है तो वह भोजन हमारा क्या ऐसा हो गया, वह जहरीला हो गया। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट ग्रो ऑन आवर फूड समटाइम्स प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंसेस। अब यहाँ पे कह रहा है कि हमारे भोजन में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्मजीवी कभी कभी विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं। यह भोजन को विषाक्त भी बना देता है, जिसके सेवन से यानी यहाँ पे हमारा दिया है दिस मेक द फूड पॉइजनिंग काउजिंग सीरियस इलनेस एंड इवन डेथ। कि अगर हम विषाक्त भोजन को अगर खाते हैं तो उससे क्या होगा, उसके सेवन से व्यक्ति को भयानक जो है वह रोग भी हो सकता है अथवा कभी कभी उसका मृत्यु भी हो सकता है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी प्रिजर्व फूड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग स्पॉइल्ड। अतः यह आवश्यक है कि हमें भोजन को संदूषित होने से बचाया जाना चाहिए। अगला टॉपिक है फूड प्रिजर्वेशन यानी खाद्य परिरक्षण। हम भोजन को कैसे परिरक्षण कर सकते हैं। इन चैप्टर 1 वी हैव लर्नड अबाउट द मेथड्स यूज्ड टू प्रिजर्व एंड स्टोर फूड ग्रेन्स। अध्याय 1 में हमने यह भी सीख चुका है कि खाद्य बीजों के परीक्षण एवं उसके भंडारण के उपायों के विषय में पढ़ा है कि कैसे हम जो है उसको स्टोर करके रख सकते हैं बीजों को। हाउ डू यू प्रिजर्व कुक्ड फूड एट होम। अब यहाँ पे हम ये भी कर सकते हैं कि हम पके हुए भोजन को घर पर परिरक्षण किस प्रकार कर सकते हैं, यानी कैसे जो है हम भोजन को खराब होने से बचा सकते हैं। वी नो दैट ब्रेड लेफ्ट अनयूज्ड अंडर मॉइस्ट कंडीशन इज अटैक्ड बाय फंगस। यहाँ पर कह रहा है कि आप जानते हैं कि खुले एवं नम्र स्थानों पर रखी ब्रेड पर कवक आक्रमण कर देता है, यानी कवक जो है उस पर अटैक कर देता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्पॉइल आवर फूड। सूक्ष्मजीवी जो है वह हमारे भोजन को स्पॉइल कर देता है यानी खराब कर देता है। स्पॉइल फूड इमिट्स बैड स्मेल, और जो खराब भोजन होता है उससे हमारा जो है वह गंध आने लगता है। एंड हैज ए बैड टेस्ट, और वह टेस्ट भी उसका खराब हो जाता है। एंड चेंज कलर, उसका कलर भी खराब हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा लिखा हुआ है कि जो हमारा भोजन है अगर वह खराब हो गया है तो उससे गंध भी आना शुरू होता है, उसका टेस्ट भी खराब हो जाता है और उसका कलर भी चेंज होता है। इज स्पॉइलिंग फूड ए केमिकल रिएक्शन। क्या स्पॉइलिंग फूड जो है वह केमिकल रिएक्शन है? तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा स्पॉइलिंग फूड है वह हमारा केमिकल रिएक्शन है। एस पहली बाउट सम मैंगोज बट सी कुड नॉट ईट देम फॉर ए फ्यू डेज। पहली ने कुछ आम खरीदा परंतु कुछ दिनों तक वह उन्हें नहीं खाया। लेटर बाद में सी फाउंड दैट, उन्होंने पाया दे वेयर स्पॉइल्ड, यानी वह सड़ गया है। एंड रोटेन, खराब भी हो गया, सड़ गया। बट सी नो दैट, लेकिन वह जानती है
द मैंगो पिकल्स यानी जो आम का अचार होता है, हर ग्रैंड मदर्स मेक डज नॉट स्पॉइल फॉर लॉन्ग टाइम। लेकिन वह कह रही है कि जो मेरी दादी है वह आम का जो अचार बनाई है वह लंबे समय तक खराब नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है? शी इज कंफ्यूज, और वह इस बात को सोच करके जो पहेली है वह कंफ्यूज है कि आम का अचार नहीं खराब होता है, लेकिन जो हम आम लाए थे वह आम अगर हम कुछ दिन के लिए रखे तो वह आम हमारा सड़ गया। क्यों सड़ गया? लेट अस स्टडी द कॉमन मेथड्स of preserving food in our homes. We can have to save it from attack of microorganisms. अब यहाँ पे कह रहा है कि कुछ समान तरीका है जिसका अध्ययन करके, जिनका उपयोग करके हम अपने घरों में जो है वह भोजन जो हम बनाते हैं उसको हम सूक्ष्म जीवी के अटैक से बचा सकते हैं। और वह तरीका हमारा क्या क्या है? तो उसमें हमारा जो सबसे पहला तरीका है वह है केमिकल मेथड, यानी फूड का प्रिजर्वेशन हम जो करेंगे वह कैसे करेंगे। तो उसमें जो हमारा पहला मेथड है वह है हमारा केमिकल मेथड। लिखा है साल्ट एंड एडिबल ऑयल्स आर कॉमन केमिकल जनरली यूज्ड टू चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। यहाँ पे कह रहा है कि जो नमक होता है एवं जो खाद्य तेल होता है, जो हम लोग तेल को खाते हैं वह तेल जैसे सरसों का तेल, उसका उपयोग करके हम सूक्ष्मजीवी की वृद्धि को रोक सकते हैं। या तो उसको अगर हम डाल देते हैं किसी भी भोजन में तो उससे जो हमारा सूक्ष्मजीवी होता है उसका वृद्धि रुक जाता है। देयरफॉर दे आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव्स, और उसी को हम लोग परिरक्षक कहते हैं, प्रिजर्वेटिव्स कहते हैं। वी एड salt or acid preservative to pickle to prevent the attack of microbes। अब यहाँ पे कह रहा है कि हम नमक अथवा खाद्य अम्ल का प्रयोग अचार बनाने में करते हैं जिसमें सूक्ष्मजीवी की वृद्धि नहीं हो पाती है। सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटा बाइसल्फेट आर कॉमन प्रिजर्वेटिव्स। अब यहाँ पे कह रहा है कि जो सोडियम बेंजोएट है तथा जो सोडियम मेटाबाइसल्फाइट है ये समान प्रिजर्वेटिव्स है जो भोजन को खराब होने से बचाता है। These are also used in the jams and sequences to check their spoiling। जैम एवं जो सेक्वेंस है उसको बनाने में इन रसायनों का उपयोग किया जाता है जिससे वह भोजन खराब होने से बच सके। यानी इस केमिकल मेथड्स के द्वारा जो है वह हम भोजन को खराब होने से बचा सकते हैं। अगला है प्रिजर्वेशन बाय कॉमन साल्ट, यानी हम नमक द्वारा परिरक्षण भी कर सकते हैं। कॉमन साल्ट हैज बीन यूज्ड टू प्रिजर्व मीट एंड फिश फॉर एज। कह रहा है कि सामान्य नमक का उपयोग मांस एवं मछली के परिरक्षण के लिए काफी लंबे अरसे से इसका यूज किया जा रहा है। यानी अगर हमको मांस और मछली को अगर लंबे समय तक रखना है तो उसमें हम साधारण नमक को मिला करके रख सकते हैं। मीट एंड फिश आर कवर्ड विथ ड्राई साल्ट टू चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। अगर हम मीट और मछली को अगर हम सूखे नमक से कवर करके रख सकते हैं तो उससे हम बैक्टीरिया को ग्रोथ होने में, यानी मीट और मछली में बैक्टीरिया का ग्रोथ होने से रोक सकते हैं। मतलब कि जो मछली होता है, जो मांस होता है, अगर उसको हम लोग नमक से ढक देते हैं तो उसमें जो जीवाणु हमारा वृद्धि होता है वह जीवाणु का वृद्धि नहीं हो सकेगा। Salt is also used to preserve आमला, raw mangoes and tamarind। यहाँ पे कह रहा है कि नमक का उपयोग जो है हम आम, आमला एवं इमली के परिरक्षण, यानी जो इमली होता है, आम होता है, उस कच्चा आम उसको भी हम प्रिजर्वेटिव कर सकते हैं नमक का यूज करके। अगला हमारा है प्रिजर्वेशन बाय शुगर, यानी चीनी द्वारा भी हम परिरक्षण कर सकते हैं। कैसे? जैम्स जेली एंड सीक्वेंसेस आर प्रिजर्व बाय शुगर। यहाँ पे कह रहा है जो जैम हम खाते हैं, जो जेली हम खाते हैं, जो सेक्वेंस खाते हैं, उसका परिरक्षण जो है वह हम चीनी द्वारा भी कर सकते हैं। शुगर रिड्यूस द मॉइस्चर कंटेंट विच इनहेबिट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया विच स्पॉइल फूड्स। यहाँ पे कह रहा है कि चीनी के प्रयोग से खाद्य पदार्थ की नमी में कमी आती है,
अगर हम शुगर मिला देते हैं तो जो हमारा खाद्य पदार्थ होता है उसमें मॉइस्चर की मात्रा घट जाती है, यानी मॉइस्चर उसमें नहीं हो पाता है। जो संदूषण करने वाले जो हमारा सूक्ष्मजीवी होता है, जो जीवाणु होता है, उसका वृद्धि में कंट्रोल हो जाता है, उसका वृद्धि जो है वह नहीं हो पाता है अगर हम शुगर का यूज करते हैं तो। आगे है हमारा प्रिजर्वेशन बाय वाइल एंड विंगर। यूज ऑफ वाइल एंड विंगर prevents a spoilage of pickles because bacteria cannot live in such a environment. Vegetables, fruit, fish and meat are often preserved by this method. यहाँ पर कह रहा है कि जो तेल होता है और जो सिरका होता है उसके द्वारा भी हम परीक्षण कर सकते हैं भोजन को। इसमें क्या करना होता है कि तेल एवं सिरके का उपयोग अचार को प्रदूषण से बचाने के लिए किया जाता है, क्योंकि इसमें जीवाणु जीवित नहीं रह पाता है। अगर हम वाइल को और विंगर को अगर हम किसी खाद्य पदार्थ में अगर हम डाल देते हैं तो जो जीवाणु होता है उसमें जीवित नहीं रह पाता है उस तेल में और सिरके में। वेजिटेबल, फ्रूट, फिश एंड मीट्स आर ऑप्शन प्रिजर्व बाय दिस मेथड, यानी सब्जी, फल, मछली तथा मांस का परिरक्षण जो है हम वाइल और विंगर के द्वारा जो है वह हम कर सकते हैं, यानी इस मेथड का यूज कर सकते हैं। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। अब यहाँ पे आ गया गर्म एवं ठंडा करना। You must have observed our mothers boiling milk before it is stored or used. Boiling kills many microorganisms. यहाँ बोल रहा है कि आप अपनी माँ को दूध उबाल कर रखते हुए देखा होगा। उबालने से अनेक सूक्ष्मजीवी जो है वह हमारा नष्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा यहाँ पर हीट एंड कॉइल ट्रीटमेंट। थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग फिर और आगे देखते हैं। सिमिलरली वी कीप आवर फूड इन द रेफ्रिजरेटर। यहाँ पे कह रहा है कि उसी प्रकार से हम अपने भोजन को अगर रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, क्यों रखते हैं? क्योंकि लो टेम्परेचर इनहेबिट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, क्योंकि जो कम तापमान होता है वह भी कम तापमान सूक्ष्मजीवी को वृद्धि से रोकता है। जिस प्रकार से हमने यहाँ पे देखा कि अगर हम गर्म कर देते हैं भोजन को तो गर्म पदार्थ भी जो है वह सूक्ष्मजीवी को प्रसार होने में मदद रोकता है। उसी प्रकार से अगर हम ठंडी जगह पर अपने फूड को रखते हैं, भोजन को रखते हैं, भोजन पदार्थ को, तो ठंडा से भी जो है वह माइक्रो जो ऑर्गेनिज्म होता है वह ग्रोथ नहीं कर पाता। Why does the milk that comes in packet not spoil? My mother told me that the milk is a pasteurized. What is pasteurization? ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कह रहा है कि थैलियों में आने वाला दूध संदूषित नहीं होता है। क्यों खराब नहीं होता है? मेरी माँ ने बताया कि यह दूध पाश्चरीकृत होता है, यानी पाश्चरीकरण किया जाता है। व्हाट इज पाश्चराइजेशन, यानी पाश्चरीकरण क्या है? तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो पाश्चरीकरण है वह हमारा क्या है। पाश्चराइज्ड मिल्क कैन बी कंज्यूम विदाउट बॉइलिंग एज इट फ्री फ्रॉम हार्मफुल माइक्रोब्स। यहाँ पे कह रहा है जो पाश्चरीकृत दूध को बिना उबाले इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि यह सूक्ष्मजीवी से मुक्त होता है। The milk is heated to about 70 डिग्री सेल्सियस for 15 to 30 सेकेंड। यहाँ पर कह रहा है कि इस दूध को जो है वह 70 डिग्री से यानी 70 डिग्री पर 15 या 30 सेकेंड के लिए उसको गर्म किया जाता है। एंड देन सडनली चिल्ड एंड स्टोर्ड, और उसको जो है वह तुरंत एकाएक ठंडा करके उसको भंडारण कर लिया जाता है, उसको पैक कर दिया जाता है। जो दूध होता है उसको 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 या 30 सेकेंड के लिए उसको गर्म किया जाता है और तुरंत अचानक उसको जो है वह स्टोर करके रख दिया जाता है ठंडा करके। बाय डूइंग सो इट प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, और इससे क्या होता है कि ऐसा करने से सूक्ष्मजीवी का जो वृद्धि होता है वह रुक जाता है। दिस प्रोसेस वाज डिस्कवर्ड बाय द लुईस पास्चर, और ये जो प्रक्रिया है वह लुईस पास्चर के द्वारा खोजा गया था। ठीक है, और इट इज कॉल्ड पास्चराइजेशन, और इसीलिए इसको पास्चराइजेशन जो है वह कहा जाता है। स्टोरिंग एंड पैकिंग। अब अगला हमारा है कि भंडारण एवं पैकिंग। These days, dry fruits and even vegetables are sold in sealed, airtight packet to prevent the attack of microbes. यहाँ पे कह रहा है आजकल जो हम लोग मेवे तथा सब्जियां भी जो है वह आयुर्वेद सील किए गए पैकेट में बेचे जाते हैं। हम लोग देखें कि कोई भी चीज अगर हम लोग खरीदते हैं आजकल, जैसे मेवा खरीद रहे हैं, मान लीजिए कोई सब्जी खरीदते हैं, तो वो हम लोग देखे होंगे कि वो एकदम
पूरी तरह से वो पैक रहता है, मतलब जिसमें हवा जो है वो अंदर ना जा सके और ना बाहर जा सके। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जो सूक्ष्मजीवी है उसके अंदर जो है वो फैल ना सके। तो ये सारे जो प्रोसेस था हमारा वो हमारा हो गया, जिसमें के द्वारा हम फूड को प्रिजर्वेटिव कर सकते हैं, यानी उसका प्रिजर्वेशन कर सकते हैं। अगला टॉपिक हमारा है इसी चैप्टर में, और वह लास्ट टॉपिक हमारा है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन यानी नाइट्रोजन स्थिरीकरण। यू हैव लर्न अबाउट द बैक्टीरियम राइजोबियम इन क्लास 6 एंड 7। यहाँ पे बोल रहा है कि आपने कक्षा 6 या 7 में राइजोबियम जीवाणु के बारे में पढ़ा है। इट इज इन्वॉल्व इन द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन इन द लिगुमिनियस प्लांट्स। अब ये कह रहा है कि ये जो लिग्यूम पौधे होते हैं, जो लिग्यूमियस पौधे होते हैं, उसमें नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में सहायक होता है। रिकॉल दैट, याद कीजिए, राइजोबियम लिव्स इन द रूट नोडल्स ऑफ लिगुमिनियस प्लांट्स। यहाँ पे कह रहा है कि याद कीजिए कि जो राइजोबियम है वह लेग्यूम पौधे की ग्रंथिकाओं यानी उसके नोडल्स में रहते हैं, सच एज बीन्स, जैसे कि सीम, ओट एंड पीज, मटर, विथ विच इट हैज ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, जिसके बीच में जो है वह जैसे बीन्स है और पीज है, तो ये दोनों के बीच में क्या है कि कुछ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। तो सिम्बायोटिक जो रिलेशनशिप होता है वह होता है कि एक दूसरे पर निर्भर रहता है, उसी को हम लोग सिम्बायोटिक करते हैं, यानी एक किसी से लेता है तो दूसरा उसको देता है। समटाइम्स नाइट्रोजन गेट फिक्स्ड थ्रू द एक्शन ऑफ लाइटिंग। और यहाँ पर कह रहा है कि कभी कभी जो हम लोग गरज मलक होता है, विद्युत जो होता है, द्वारा भी जो है वह नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है। बट यू नो दैट, लेकिन आप जानते हैं, दैट द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन एटमोस्फियर रिमेन कांस्टेंट। हम लोग ये भी जानते हैं कि जो नाइट्रोजन की मात्रा होती है वह वायुमंडल में हमारा क्या है, कांस्टेंट है, मतलब वह ना घटता है वह ना ही बढ़ता है। यू मे वंडर हाउ, तो ये कैसे? लेट अस अंडरस्टैंड दिस इन द नेक्स्ट सेक्शन। तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पे आगे सेक्शन में देखते हैं कि जो हमारा नाइट्रोजन है वह एटमॉस्फेयर में किस प्रकार से कांस्टेंट, मतलब वह उसका जो मात्रा होता है, जो 78% हमारा है, उसका जो मात्रा है वह ना घटता है ना ही बढ़ता है, यानी वह पूरी तरह से कांस्टेंट है। तो कैसे है, तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पे स्टडी करें। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वह प्रोसेस हमारा है नाइट्रोजन साइकिल। आवर एटमॉस्फेयर हैज 78% नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन इज वन ऑफ द essential constituents of all living organism as part of proteins, chlorophylls, nucleic acid and vitamins। यहाँ पे कह रहा है कि हमारे वायुमंडल में जो है वह लगभग 78% नाइट्रोजन गैस है, और नाइट्रोजन जो है वह सभी जीवों के लिए आवश्यक भी है, और ये आवश्यक संघटक भी है जो प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड एवं विटामिन में उपस्थित होता है। दिस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कैन नॉट बी टेकन डायरेक्टली बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब यहाँ पे कह रहा है कि जो पौधा और जंतु जो होता है वह वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन का उपयोग सीधा नहीं कर सकता, यानी डायरेक्ट हम जो है वो एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को जो है वो यूज नहीं कर सकते। सर्टेन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन, यानी यहाँ पे कह रहा है कि कुछ बैक्टीरिया होते हैं और जो ब्लू ग्रीन जो अलगी वह प्रेजेंट होता है इन द सॉइल फॉर नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक एंड कन्वर्ट इट इनटू कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन। यहाँ पर कह रहा है हमारा कि मिट्टी में उपस्थित जीवाणु एवं जो हमारा नीले हरे शैवाल होते हैं, यानी जो वायुमंडल में जो नाइट्रोजन पाया जाता है उसका स्थिरीकरण करता है, यानी उसका नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है, और फिक्सेशन करके उसका नाइट्रोजन यौगिक में परिवर्तित करता है, यानी वह नाइट्रोजन कंपाउंड में जो है वह कन्वर्ट करता है। मतलब हमारा कहने का है कि जो एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन मेरा उपस्थित है, इस नाइट्रोजन का जो है वह यूज करके बैक्टीरिया, ठीक है, और हमारा जो ग्रीन अलगी है वह इसका नाइट्रोजन फिक्सेशन करके, ठीक है, और उसको जो है वह कन्वर्ट करता है कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन, यानी नाइट्रोजन के यौगिक के रूप में जो है उसको कन्वर्ट करता है जो हम यूज करते हैं। वंस नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू
these usable compounds। अब यहाँ पे कर रहा है कि जब नाइट्रोजन इस प्रकार का उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित हो जाता है, वही लिखा है वंस नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू दीज यूजेबल कंपाउंड, यानी जो नाइट्रोजन गैस था हमारा वह ब्लू ग्रीन अलगी के द्वारा या बी के द्वारा वह जब कन्वर्ट हो गया कंपाउंड के रूप में, जो कंपाउंड हमारे लिए यूजफुल है यानी उपयोगी है, इट कैन बी यूटिलाइज्ड बाय प्लांट फ्रॉम द सॉइल थ्रू देयर रूट सिस्टम। तो वह जो कंपाउंड हमारे लिए इम्पोर्टेंट था, जो परिवर्तित हुआ था, पौधे इसका उपयोग मिट्टी में से जड़ तंत्र द्वारा करता है, यानी फिर जो है पौधा क्या करता है कि वह नाइट्रोजन जो मिट्टी में स्थिरीकरण होकर के चला गया था ब्लू ग्रीन के द्वारा, वह नाइट्रोजन को फिर पौधा क्या करता है कि उसको वह एब्जॉर्ब कर रहा है, यानी उसको ले रहा है, यानी उसको वह अवशोषित कर रहा है जड़ तंत्र के द्वारा। ठीक है, फिर लिखा है नाइट्रोजन इज देन यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्लांट्स प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड्स। फिर यहाँ पे कर रहा है कि जो नाइट्रोजन पेड़ पौधा लिया, वह नाइट्रोजन का उपयोग जो है वह प्रोटीन एवं अन्य यौगिक के बनाने में जो है वह पौधा उसका यूज करता है। एनिमल्स फीडिंग ऑन प्लांट्स गेट दिस प्रोटीन्स एंड अदर नाइट्रोजन कंपाउंड। फिर यहाँ पे लिखा है कि पौधे पर निर्भर करने वाले जंतु उनसे प्रोटीन एवं अन्य नाइट्रोजन यौगिक प्राप्त करता है। तो मान लेते हैं कि ये पौधा जो है वह उगा हुआ था जो मिट्टी के नाइट्रोजन का यूज किया था। अब क्या करेगा, इस पौधे को जो है वह जानवर क्या करेगा या एनिमल्स इसको क्या करेगा, खाएगा। तो जो खाएगा तो वह प्रोटीन जो पौधे में जो स्टोर हुआ था फल के रूप में, फूल के रूप में, वह फिर आदमी जानवरों के शरीर में चला जाएगा। तो वही यहाँ पे लिखा है एनिमल्स फीडिंग द प्लांट्स गेट दिस प्रोटीन एंड अदर नाइट्रोजन कंपाउंड, और वह जो है वह फिर जो नए नाइट्रोजन की यौगिक प्राप्त के रूप में जो है वह कन्वर्ट हो जाता है जब जानवर उस नाइट्रोजन को खाता है। व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल्स डाई, फिर यहाँ पे लिखा है कि पौधे एवं जंतुओं की मृत्यु के बाद बैक्टीरिया एंड फंगी प्रेजेंट इन द सॉइल कन्वर्ट्स द नाइट्रोजेनियस वेस्ट इनटू नाइट्रोजेनियस कंपाउंड टू बी यूज्ड बाय प्लांट अगेन। तो पौधे एवं जंतु की जब मृत्यु हो जाता है तो उसके बाद मिट्टी में जो उपस्थित जीवाणु होता है, जो कवक होता है, वह नाइट्रोजन के अपशिष्ट को नाइट्रोजन यौगिक में फिर उसको वह जो है वह परिवर्तित कर देता है, उसको डिकम्पोज कर। सर्टेन अदर बैक्टीरिया कन्वर्ट सम पार्ट्स ऑफ देम टू नाइट्रोजन गैसेस। ठीक है, तो जो पौधे द्वारा पुनः उपयोग होता है, कुछ नाइट्रोजन गैस के रूप में भी कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, जो पौधे द्वारा पुनः उसका उपयोग किया जाता है। कुछ विशिष्ट जो जीवाणु नाइट्रोजन होता है, कुछ विशिष्ट जीवाणु होते हैं जो नाइट्रोजन यौगिक को डायरेक्ट नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देता है। तो वायुमंडल में वही हो गया यहाँ पे विच गोज बैक इनटू द एटमॉस्फेयर, और वह नाइट्रोजन गैस जो है वह फिर वह आपस जो है वह हमारा वायुमंडल में चला जाता है। एज ए रिजल्ट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेरिक रिमेन मोर और लेस कांस्टेंट, और यही कारण है कि वायुमंडल में जो नाइट्रोजन की मात्रा होती है वह लगभग अस्थिर होती है, यानी वह कांस्टेंट होता है। तो थोड़ा यहाँ पर हम इसको इस फिगर के द्वारा जो है वो हम समझने का कोशिश करें। लिखा है हमारा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन साइकिल में क्या होता है कि पहले जो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में उपस्थित था, इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को जो हमारा बैक्टीरिया होता है या तो जो हमारा हरे शैवाल होता है, वह शैवाल क्या करता है, इसको जो है वह नाइट्रोजन को नाइट्रोजेनियस कंपाउंड में कन्वर्ट करता है। और ये जो नाइट्रोजेनियस कंपाउंड में जब ये कन्वर्ट होता है तो ये मिट्टी में आता है। मिट्टी में जो नाइट्रोजेनियस कंपाउंड होता है उसको पौधा जो है वह यूज करता है, और पौधा जब यूज करता है तो वह फल के रूप में, फूल के रूप में वह प्रोटीन या विटामिन बनाने का काम करता है, और उसी को जो है वह एनिमल्स क्या करता है, खाता है। या तो पौधे को खाता है, या तो फल को खाता है, या तो फूल को खाता है। तो यहाँ पर जो हमारा नाइट्रोजेनियस कंपाउंड जो प्रोटीन के रूप में, जो विटामिन के रूप में अवेलेबल था, वह एनिमल्स के पास चला जाता है। और जब जानवर उसका यूज करता है तो यूज करने के बाद वह क्या करता है कि बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट को छोड़ता है जो नाइट्रोजेनियस वेस्ट कहलाता है, एक्सक्रीशन के द्वारा या तो उस जानवर के मर जाने के कारण।
तो हम देखते हैं कि जब ये जो गंदगी एनिमल्स जो बाहर छोड़ता है एक्सक्रीशन के द्वारा, या तो जानवर जो मर जाता है उसका फिर जो है वह डिकम्पोज होता है बैक्टीरिया के द्वारा, यानी सड़ता गलता है, और फिर इसका नाइट्रोजन जो है वह जो यूज किया था विटामिन और प्रोटीन के रूप में, वह फिर वापस जो है वह मिट्टी में आता है। यहाँ पर जो मिट्टी में जो है वह कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया होते हैं जो इस नाइट्रोजन कंपाउंड्स को ये डायरेक्ट जो है वह नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट करता है, और नाइट्रोजन गैस में जब ये कन्वर्ट करता है तो ये फिर वापस एटमॉस्फेयर में चला जाता है। तो इस प्रकार से जो है ये हमारा जो नाइट्रोजन का चक्र है ये कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।